लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, फंक्शन बनाया था कि जिसके अंदर हम इनपुट में जो वैल्यू हम चाहे वो दे सकते थे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि जो भी वैल्यू हम इनपुट के तौर पे फंक्शन के अंदर देना चाहते थे उसको हमने फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिस्ट यानी कि आर्ग्यूमेंट के तौर पे कंसिडर किया था वहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एडिशन का फंक्शन था, तो उसमें हमने क्या किया था, दो वेरिएबल को यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया था ताकि हम क्या कर सके, हमारा जो एडिशन नाम का जो भी फंक्शन है उसके अंदर हम दो इनपुट वैल्यू यहाँ पर दे सके जबकि हम फंक्शन कॉल करेंगे तभी। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट वैल्यू आपको कभी देनी है जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तभी। तो वहाँ पर फंक्शन कॉल जब करोगे तब आप यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी वैल्यू देना चाहते हो तो वैल्यू भी दे सकते हो, या फिर कोई भी वेरिएबल की वेरिएबल आप पास करना चाहते हो तो आप वेरिएबल को भी पास कर सकते हो। तो जब कभी भी आप वेरिएबल को यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पे पास करोगे इनपुट देने के लिए, तो जो भी वेरिएबल का नाम लिखा होगा वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ पर पास होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम भी बनाया था। तो प्रोग्राम हमारा ये है। ठीक है, हमने क्या किया था, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यहाँ पर फंक्शन बनाया था अलग अलग। तो यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन टाइम पे आप दो तरीके के सिंटेक्स यूज कर सकते हो कि एक सिंटेक्स ऐसा कि जिसमें आप वेरिएबल का नाम लिखते हो और दूसरा कि जिसमें आपको वेरिएबल का नाम नहीं लिखते हो लेकिन वहाँ पर जिस टाइप की वैल्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे वो आपको लिखना कंपलसरी है। तो हमने यहाँ पर सभी वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप की कंसीडर की है, तो हमने वहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है। अगर आप फ्लोट वाली कंसीडर करना चाहते हो तो फ्लोट वाली भी कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगे कि एक वैल्यू मुझे इंटीजर चाहिए दूसरी फ्लोट चाहिए तो आप उस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस तरीके की चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे थे अब तक कि हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन के अंदर दो इनपुट की वैल्यू दे दी हुई है। ठीक है, अभी हम एडिशन का फंक्शन यहाँ पर देखते हैं कि एडिशन के फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, तो कि दो वैल्यू इनपुट के तौर पे हमने कंसीडर की है, ए और बी। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है जो कि है सी नाम का, और हम क्या करवा रहे हैं, एडिशन करते हैं ए एंड बी का, और उसका जो भी एडिशन का आंसर आता है उसको हम वापस से स्टोर कहाँ पर करवाते हैं, तो के सी वेरिएबल के अंदर। बाद में हम क्या करवाते हैं कि जो हमारा आंसर है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से। तो यहाँ पर जो हमें कैलकुलेशन के बाद जो हमें आंसर मिला जो कि हमारे सी वेरिएबल के अंदर है वो लिमिटेड कहाँ तक है, तो कि मेरे एडिशन के फंक्शन के अंदर ही वो लिमिटेड है। मैं उसको एडिशन के फंक्शन के बाहर कहीं पर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पर जो भी एडिशन का आंसर आए उसको मुझे वापस से कहाँ पर चाहिए, कि ये जो आंसर है एडिशन का वो वैल्यू में वापस से, सपोज मेरे मेन फंक्शन है उसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन करना है उसमें मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ से उसको किस तरीके से वापस भेज सकता हूँ ताकि वो वैल्यू मुझे मेन फंक्शन के अंदर मिल सके। समझ में आ रहा है सबको? Sir, can you repeat one time more? ओके, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि सब लोगों को आसानी से समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, एक नया एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, या फिर मैं इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, तो ये जो चॉइस वाला ऑप्शन है उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है,
24 वाला सारा हटा दिया हमने, और बाकी के सारे जो फंक्शन है नीचे लिखे हुए उन सभी को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब हमारे पास ये फंक्शन है, और यहाँ पर सपोज मैं एडिशन का फंक्शन कॉल करता हूँ और उसके अंदर में ए और बी की वैल्यू वहाँ पर पास करता हूँ। तो अब हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, तो अब जब हमारा यह प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या होगा, पहले वो दो वैल्यू के लिए पूछेगा हमें, जैसे ही हम दो वैल्यू एंटर करेंगे हमारा प्रोग्राम क्या कर देगा कि एडिशन का फंक्शन को कॉल कर देगा। एडिशन का फंक्शन कॉल होगा तो उसका डेफिनेशन जहाँ पर भी लिखा है वहाँ से कंपाइलर स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन करने का नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन किया है, बाद में हमने ए बी का एडिशन किया है, और उसके बाद हमने जो भी आंसर आया उसको हमने क्या करवा दिया, हमने डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, तो ये चीजें हमने की है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी कैलकुलेशन हमने किया हुआ है, यानी कि जो एडिशन का जो आंसर निकल के आ रहा है वो किसके अंदर स्टोर है, हमारे सी वेरिएबल के अंदर, और उसको हम वापस यहाँ से मेन फंक्शन के अंदर अगर यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जो भी ये एडिशन मिल रहा है, ठीक है, एडिशन का जो भी आंसर आ रहा है ए और बी का, उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, इस तरीके से कि एडिशन ऑफ ए एंड बी, ये मुझे आंसर कहाँ से चाहिए, तो कि मेरा फंक्शन जो कॉल हुआ है वहां से मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ है वहां से मुझे आंसर चाहिए, और आंसर को प्रिंट मुझे कहाँ पर करवाना है, तो कि मेन फंक्शन के अंदर करवाना है, यहाँ पर नहीं करवाना है। ये जो हमने एडिशन वाले फंक्शन के अंदर किया वहां न करवा के हमें क्या करना है, उसको मेन फंक्शन के अंदर उसको प्रिंट करवाना है। यानी हेलो हेलो सर नो नेट पे लागे सर તમારો નેટવર્ક सर हो गया हेलो सर हेलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर ओके, तो यहाँ मेरे यहाँ पर कॉलेज में इंटरनेट का इश्यू हो गया था, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू हमारे फंक्शन के जरिए कैलकुलेट होके हमें मिलती है वो वैल्यू को मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन जो हमारा है उसके अंदर मुझे यूज करना है। ठीक है, तो वो मैं अभी हमने जो फंक्शन लिखा है उसके हिसाब से हम उसको यूज नहीं करता है वहाँ पर। ठीक है, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो लिमिटेड कहाँ तक है, तो कि हम उसको जो भी फंक्शन के अंदर कैलकुलेट किया है उसके अंदर ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको
हमें मेन फंक्शन के अंदर यानी कि जहां से ये आपका फंक्शन कॉल हुआ है उस जगह पर आपको उसका इस्तेमाल करना है, जो आपका फंक्शन कैलकुलेट करके जो वैल्यू जनरेट करते हैं उसका इस्तेमाल करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो इस टाइम पे हमें क्या करना होगा, अब तक हमने जो ये फंक्शन का जो हमारा सिंटेक्स था उसके अंदर हमने जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वो हमने क्या कंसीडर किया था, जो कि वॉइड कंसीडर किया था। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हम यहाँ पर भेजना चाहते हैं कैलकुलेशन होने के बाद, कहाँ पर भेजना चाहते हैं कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ है उस वैल्यू का डेटा टाइप आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे केस में अभी के लिए क्या है, हमारा जो सी वेरिएबल है वो हमारा फाइनल आंसर है हमारे फंक्शन का। तो सी वेरिएबल का हमने डेटा टाइप कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, कि इंटीजर सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा, तो कि रिटर्न टाइप क्या होगा आपका इंटीजर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा फंक्शन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आर्ग्यूमेंट हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं फंक्शन कॉल होगा तभी उन दोनों आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप हम यहाँ पर लिखेंगे, या फिर डेटा टाइप के साथ वेरिएबल का नाम भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? तो अब हमारे फंक्शन में क्या होगा, हम क्या करेंगे फंक्शन के अंदर, तो जो फंक्शन के अंदर जैसे पहले करते थे वैसे ही हमने सी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद में हमने क्या लिखा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया। अब क्या करना हमें, ये जो सी वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, वहां पर वापस से भेजना है। तो सी वेरिएबल की वैल्यू हम वापस से कैसे भेजेंगे, तो कि जब हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन की डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, उसमें हम इंटीजर यानी कि कोई भी डेटा टाइप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे जो कि क्या होगा, आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा। तब आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर से यहाँ पर जो भी डेटा टाइप लिखा है उस डेटा टाइप की वैल्यू को आपको रिटर्न करवाना है। तो वो स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए हम पहले रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे, बाद में अगर कोई वैल्यू डायरेक्टली आपको रिटर्न करनी है तो वैल्यू लिखेंगे, कोई वेरिएबल की वैल्यू आपको रिटर्न करनी है तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आप कोई भी एक वैल्यू को ही यहाँ पर क्या करवा पाओगे, भेज सकोगे, ठीक है। एक से ज्यादा वैल्यू हम यहाँ पर नहीं भेज सकते हैं। तो जो भी आपको वैल्यू भेजना है फंक्शन के आउटपुट के तौर पे, ये क्या होगा, आपका फंक्शन का आउटपुट होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो, मतलब आपका फंक्शन कोई ना कोई आउटपुट वापस से भेज रहा है। कहाँ पर भेज रहा है, तो कि जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर, ठीक है। इसके पहले के जो हमने फंक्शन देखे थे उसमें हम सिर्फ क्या कर रहे थे, इनपुट को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन हम कोई आउटपुट जनरेट नहीं करते थे वहां पर। यानी कि जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर वापस से कोई भी वैल्यू नहीं आती थी, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होता था तब क्या करते थे, इनपुट वैल्यू लेते थे, और जो भी इनपुट वैल्यू हमने ली है उसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करके आउटपुट वहां पर ही हम प्रिंट कर देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इस तरीके का एडिशन का फंक्शन बनाते हो और आपका यह फंक्शन है और कोई भी यूज करता है, और फॉर एग्जाम्पल आपने ये फंक्शन बनाया है और मैं आपका फंक्शन यूज करता हूँ, तो यहाँ पर जब एडिशन का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, मैसेज इसी तरीके से प्रिंट होकर आएगा कि एडिशन इज दिस और दैट, ठीक है। उसकी जगह अगर मुझे मैसेज को मॉडिफाई करना है, यानी कि जो पर्टिकुलर बंदा आपका फंक्शन यूज कर रहा है उसको अपने हिसाब से मैसेज को प्रिंट करवाना है, तो आपको क्या करना होगा, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल आपका जो भी ऑपरेशन है उसके लिए ही आपको फंक्शन को क्या करना है, वहां पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने वही चीज किया कि हमने क्या किया, दो वैल्यू को इनपुट के तौर पे कंसीडर किया, उन दोनों का एडिशन करके जो भी आंसर आया उसको हमने वापस भेज दिया, कहाँ पर, कि जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर। तो अब यूजर है वो क्या कर सकता है, अपने हिसाब से जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहता है वो प्रिंट कर सकता है, और उसके साथ में उसका आंसर भी वो वहां पर
प्रिंट करवा सकता है, क्योंकि हमने फंक्शन कॉलिंग के बाद क्या किया है, जो भी आंसर जनरेट हुआ है उसको हमने वापस से जहां फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर भेज दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम इसको, ये जो हमने डिस्कशन किया अभी कि फंक्शन है हमारा, वो क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो ये किस तरीके से हो सकता है उसको अभी हम यहाँ पर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि ये काम किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मॉडिफिकेशन किसके अंदर करेंगे अभी, क्योंकि हमारा जो एडिशन का फंक्शन है उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पर एडिशन का फंक्शन है हमारे पास। तो एडिशन के फंक्शन में आपको क्या करना है, रिटर्न टाइप देना है। ठीक है, अब तक जो हमने फंक्शन बनाए थे उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं था। तो अभी हम इंटीजर जो है वो रिटर्न टाइप के तौर पे कंसिडर करते हैं। तो मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से होगा कि इंटीजर, उसके बाद एडिशन जो कि आपका फंक्शन नाम है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो आपका पैरामीटर लिस्ट है, यानी कि आप कितनी वैल्यू को इनपुट के तौर पे कंसीडर करना चाहते हो वो चीज। अब मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हमें पता चल गया कि अगर आपके फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपको किस तरीके से करना है उसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी उसको मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन का ये जो हेडर पोर्शन है वो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए किसके साथ, तो कि हमारी जो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो भी स्टेटमेंट है उसके साथ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट नहीं करता हूँ, तो ये प्रिंट का स्टेटमेंट में कमेंट कर देता हूँ, या फिर मैं उसको डायरेक्ट डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट का स्टेटमेंट हमने डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमारा फंक्शन आउटपुट जनरेट कर रहा है कौन से टाइप का, तो कि जो हमने रिटर्न टाइप लिखा है वो आपका आउटपुट टाइप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो आपको कब लिखना है, आपका फंक्शन का लास्ट लाइन में आपको लिखना है रिटर्न का स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम सी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिटर्न, उसके बाद स्पेस करके सी। ये जो रिटर्न वर्ड है वो आपका रिजर्व कीवर्ड में से एक है। ठीक है, तो रिटर्न सी हम लिखेंगे। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, हमारा फंक्शन कॉल कहाँ से हो रहा है हमारा, तो कि ये मेन फंक्शन के अंदर से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। तो आउटपुट को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ वेरिएबल होना चाहिए। तो मेन फंक्शन के अंदर हम एक्स्ट्रा वेरिएबल रहते हैं कि जिसका नाम हम रखते हैं आंसर। तो जैसे ही हम एडिशन का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, आंसर जनरेट करेगा, यानी कि आउटपुट जनरेट करेगा। तो उसको हम आंसर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू एडिशन ए बी। ठीक है, इससे क्या होगा कि एडिशन का फंक्शन जैसे ही कॉल होगा और उसका जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो कि आंसर नाम का जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वो चीज स्टोर हो जाएगी। बाद में आप क्या कर सकते हो, ये जो आंसर नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आप किसी दूसरे फॉर्मूला में यूज करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आपको उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो अपने हिसाब से मैसेज को लिख के, तो वो भी चीज आप वहां पर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आंसर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अभी क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो आंसर वेरिएबल है उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट के जरिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन एडिशन नाम का था उसने जो भी कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर जनरेट किया उसको हम वहां पर मेन फंक्शन के अंदर क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू में फॉर एग्जांपल 2 कंसीडर करता हूँ और बी का वैल्यू में फॉर एग्जांपल
43 कंसिडर करता हूँ तो आंसर मुझे क्या चाहिए, 45 चाहिए। और यहाँ पर जो आप मैसेज देख रहे हो वो आपने कहाँ पर लिखा है, जो कि मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। No, sir. Sir? हाँ जी, सर कुछ भी रिटर्न ना करे तो? कुछ भी रिटर्न ना करे तो उसके लिए हमने पहले देखा, तो आपको यहाँ पर फंक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखना है, इंटीजर की जगह वॉइड लिखना है। ठीक है, अगर आप फंक्शन रिटर्न 0 लिख सकते हैं ना? हाँ Return वो भी zero. लिख सकते हो आप, रिटर्न 0 लिख सकते हो, मतलब 0 वैल्यू है जो कि कौन से टाइप की है, इंटीजर डेटा टाइप की है। ठीक है, कौन सा टाइप की है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप की। आई थिंक आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि अगर हमने यहाँ पर ये रिटर्न का स्टेटमेंट अगर हम ना लिखे तो क्या होगा, राइट? हाँ सर, इंटीजर हो फंक्शन और रिटर्न की फंक्शन ना हाँ हाँ, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने फंक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से लिखा है कि जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका फंक्शन है कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे, लेकिन आपने रिटर्न का स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो अगर आप पुराने कंपाइलर का यूज करोगे, यानी पुराने मतलब 5-6 साल पहले का कंपाइलर टर्बो सी आपके पास है, तो वो क्या करेगा, आपको एरर देगा और आपको फोर्सफुली बोलेगा कि आपने यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें आपने बताया है कि आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना है, लेकिन आपने अपने फंक्शन के अंदर रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो आपको एरर दिखाएगा वहां पर। लेकिन जो लेटेस्ट जो कंपाइलर आता है वो थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप रिटर्न का स्टेटमेंट भी नहीं लिखोगे तो आपने जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन किया होगा उसके बाद में लास्ट में जहाँ पर आपने आंसर स्टोर किया होगा उसकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं चेक करके कि अगर हम रिटर्न का स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो ये कंपाइलर आपका एरर दिखाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये रिटर्न का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, यानी कि जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब हम वापस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी एरर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। मैं वापस से क्या करता हूँ, ए और बी की वैल्यू यहाँ पर देता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टनेस किसकी है, कंपाइलर की है। तो कंपाइलर क्या सोच लेगा यहाँ पर कि आपने फंक्शन लिखा हुआ है और उसमें आप रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट करते हो, तो वो फंक्शन के अंदर देख लेगा कि कहाँ पर लास्ट में आपका जो कैलकुलेशन हुआ है और उसके बाद कौन से वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हुई है, तो वो डायरेक्टली क्या कर देगा, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है उसका वैल्यू वहां पर रिटर्न कर देगा अपने हिसाब से ही। ये फंक्शन हम, ये स्टेटमेंट अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी कंपाइलर अपने हिसाब से वो क्या कर देगा, वहां पर ऐड कर देगा। तो जो आज के जो लेटेस्ट कंपाइलर है उसमें ये एरर नहीं आएगा। 5-6 साल पहले का जो कंपाइलर आता था उसके अंदर ये आपका एरर मैसेज जनरेट करके देता था। लेकिन एज पर थ्योरी और एज पर बुक हमें क्या करना है कि अगर हम कोई यहाँ पर रिटर्न वैल्यू को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न का स्टेटमेंट वहां पर लिखना ही लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। आप जब यस प्रोग्राम सर। आप जब प्रोग्राम बनाओगे तभी आपको ये लिखना है। ठीक है, थियरी के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। ये तो स्मार्टनेस है कंपाइलर की कि हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाता है विदाउट राइटिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट हो ओके तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या, 3 डिफरेंट टाइप के फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किए अब तक के जो हमारा
फंक्शन के बारे में जो भी डिस्कशन किया उसके अंदर, तो उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से टाइप के हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हर एक फंक्शन का नाम हमने एडिशन यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। पहला जो कैटेगरी था उसमें हमने रिटर्न टाइप क्या कंसीडर किया था, तो कि वॉइड, यानी कि कुछ भी वैल्यू को वो जनरेट नहीं कर रहा है। वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है मतलब वो कोई भी वैल्यू आउटपुट के तौर पे जनरेट नहीं कर रहा है। जो भी काम हो रहा है वो फंक्शन के अंदर हो रहा है, आउटपुट में हमें कोई भी वैल्यू वहां पर नहीं मिलती थी। ठीक है, और इनपुट में भी हम कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं करते थे। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी रखता हूँ, या फिर आप उसको अंदर वॉइड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा फंक्शन है वो कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू को जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पर वापस नहीं भेज रहा है, लेकिन उसके अंदर हम क्या करते थे, इनपुट वैल्यू को कंसीडर करते थे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू आपकी फ्लोट है। तो यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको जो भी वैल्यू है उसका डेटा टाइप आपको कंपलसरी स्पेसिफाई करना है। अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट लिखा है तो जब आप फंक्शन कॉल करोगे मेन फंक्शन में से, तब आपको जिस सीक्वेंस के अंदर डिक्लेरेशन में आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है उसी सीक्वेंस में आपको वहां पर वैल्यू को पास करना है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप 20.5 दे दो और उसके बाद आप 9 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर की जगह आपने क्या स्पेसिफाई किया, तो कि रियल नंबर फ्लोट वाली वैल्यू स्पेसिफाई की। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। जिस जगह पर यानी कि फर्स्ट नंबर की पोजीशन पर आपको इंटीजर वैल्यू देना है तो फर्स्ट पर ही देना है। तो उसके हिसाब से आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ये चीज ध्यान में रखनी है। जिस ऑर्डर में वैल्यू पूछी गई है, जिस टाइप की वैल्यू पूछी गई है, उसी ऑर्डर में उसी टाइप की वैल्यू वहां पर आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? यस सर। यस सर। ओके, और उसके बाद जो थर्ड अभी हमने आज डिस्कस किया उसमें क्या था कि हमारा फंक्शन है वो आउटपुट जनरेट करके जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है। कहाँ पर रिटर्न कर रहा है, तो कि जहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ है, और उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, जो भी इनपुट है उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो गए। तो इसका अगर आप बुक में देखोगे तो नाम क्या होगा, तो कि उसके डिफरेंट नाम है बुक्स के अंदर दिए गए हैं। तो पहले हमने फंक्शन का टाइप स्टडी कर लिया, अब हम उसका नाम जो है बुक्स के अंदर लिखा हुआ है उसको स्टडी करते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फंक्शन के अंदर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं ले रहे और कोई भी वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करवा रहे, दोनों चीजें नो में है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है और वैल्यू भी रिटर्न नहीं हो रही है। तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे उसको जनरल कैटेगराइज फॉर्म में आपको बात करना है। तो क्या करोगे, उसका नाम क्या रखेंगे हम कि फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कि आपका फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट भी वहां पर नहीं ले रहा है और कोई भी वैल्यू को भी आप रिटर्न नहीं करवा रहे हो। समझ में आ रहा है सबको? इस टाइप के फंक्शन की कैटेगरी को क्या बोलेंगे जनरल फॉर्म में, कि हमारा फंक्शन तो है, किसके साथ है, फंक्शन है, लेकिन उसमें अंदर क्या क्या लिखा है, तो कि उसका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ओके, जस्टिफाई होता है, और उसका कोई भी रिटर्न वैल्यू भी नहीं है, यानी कि फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो इस हिसाब से ये जो दूसरा कैटेगरी का फंक्शन है उसका नाम क्या बनेगा, कोई एज्यूम कर सकता है कि फंक्शंस विथ arguments and no return value. यस विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, उसका मतलब क्या होगा
कि हमारे फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये से इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम जनरल फॉर्म में क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है उसमें आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हमारा थर्ड फॉर्म है उसका नाम क्या होगा? With argument. Function Yes. with argument and with return value. With arguments and return value, यानी कि हमारा फंक्शन है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी हमने कंसिडर की है और हमारा फंक्शन है वो वैल्यू को भी क्या करता है? रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको तीनों कैटेगरी? हाँ Yes, जी। sir. और यहाँ पर एक चीज और स्पेसिफाई करनी है आपको, जो ये रिटर्न वैल्यू है उसमें यहाँ पर कितनी वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो हमारे यहाँ 1 वैल्यू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से, उससे ज्यादा वैल्यू को हम रिटर्न नहीं करवा पाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न 1 वैल्यू, ठीक है, या फिर 1 रिटर्न वैल्यू, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, लेकिन 1 आपको वहां पर स्पेसिफाई करना है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकता सिंटैक्स है हमारा उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? ओनली सिंगल वैल्यू को ही वहां पर क्या करवा सकते हैं? रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. ओके, उसके बाद जो 4th नंबर का कैटेगरी है उसमें क्या है आपका? 4th नंबर का कैटेगरी, मैं यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखता हूँ, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, ये जो सिंटेक्स है कि डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा ये पर्टिकुलर कैटेगरी का, वो आपको बताना है। ठीक है, 4th कैटेगरी क्या है आपका कि फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट्स, functions with no arguments but return a value. Integer addition और parentheses में कुछ भी नहीं. हाँ, रिपीट करो प्लीज, आपका आवाज ठीक से नहीं आया। Integer addition and parentheses में कुछ भी नहीं. Blank. ओके, यस, हमारा कैटेगरी का नाम क्या है कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि नो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होगा? पेरेंथेसिस में हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देनी है, बट हमारा फंक्शन है वो वैल्यू को क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इंटीजर एडिशन, और यहाँ पर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आप वॉइड लिख सकते हो, या फिर जो आपका पेरेंथेसिस है उसको ब्लैंक रख सकते हो। ठीक है, तो इस बार हम वॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट वहां पर नहीं है, लेकिन आपका फंक्शन है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो जनरली जो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं कि जब आपका प्रोग्राम हो उसमें आपको गेटर या फिर सेटर मेथड का इस्तेमाल करना हो तभी। ठीक है, ये गेटर सेटर मेथड क्या है वो आगे देखेंगे आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तभी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न ए वैल्यू का फंक्शन अगर आपको पूछा जाता है प्रोग्राम के अंदर तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल में लिखना है, यानी कि आपका डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, तो कि इंटीजर एडिशन वॉइड, और उसके बाद क्या करोगे आप? जो भी वैल्यू है, जो भी टास्क आप करना चाहते हो वो परफॉर्म करोगे, और उसके बाद आप वैल्यू को क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम एडिशन के फंक्शन को यहाँ पर क्या कर देते हैं? मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जो आर्ग्यूमेंट है उसको निकाल देते हैं,
आर्ग्यूमेंट को हमने डिक्लेरेशन से निकाल दिया, तो उसको हमें डेफिनेशन से भी क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन फंक्शन का नाम क्या, तो हमारे टास्क के अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो मैं यहाँ फंक्शन का नाम कुछ चेंज कर देता हूँ और फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं कि गेट वैल्यू, इस तरीके से मैं रखता हूँ। ठीक है, फंक्शन का नाम मैं क्या रखता हूँ कि गेट वैल्यू। ओके, फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, गेट वैल्यू, यानी कि जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पर मिलेगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पर स्टोर होगी, जो हमारा ये फंक्शन आंसर नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो वैल्यू को हमें चाहिए, हमें वैल्यू को रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो सी नाम का वेरिएबल है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू को रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं %d स्कैनफ के अंदर, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो सी वेरिएबल के लिए हम जो भी वैल्यू रीड करेंगे वो हम कहाँ पर भेज देंगे, जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे, एडिशन की जगह क्या कर देंगे, गेट वैल्यू, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, गेट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा, हमने क्या रखा है, गेट वैल्यू नाम रखा है हमने हमारा फंक्शन का। उसका डिक्लेरेशन हमने किया, उसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो वैल्यू है उसको हम रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो गेट वैल्यू फंक्शन का नाम रखा है, तो फंक्शन का नाम हमने गेट वैल्यू इसलिए रखा है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तब वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू को रीड करेगा, और उसको जिस फंक्शन के अंदर कॉल हुआ होगा वहां पर उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि मेन फंक्शन के अंदर हमने गेट वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल किया है, और जो भी वैल्यू हमें गेट वैल्यू फंक्शन की मदद से मिल रही है उसको हमने आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। अब गेट वैल्यू फंक्शन है उसके अंदर हमने वैल्यू को रीड करने का कोड लिख दिया है, कौन सा, ओके, फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो उस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर भी ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हमने उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। क्यों लोकल क्यों बोला गया है, क्योंकि कोई भी फंक्शन के अंदर आपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है तो वो वेरिएबल पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो जहाँ पर खत्म होता है उसके प्रीमाइसिस के अंदर ही आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इसलिए इसको लोकल वेरिएबल बोला गया है। ठीक है, तो ये सी नाम का जो वेरिएबल है वो क्या है, गेट वैल्यू फंक्शन का लोकल वेरिएबल हम डिक्लेयर किया है। बाद में हमने एक वैल्यू रीड की स्कैनफ फंक्शन की मदद से, और उसको हमने सी के अंदर स्टोर करवाया। बाद में हमने सी जो वेरिएबल है उसको क्या कर दिया, वहां पर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमने रीड की होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, तो कि आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें यहाँ पर इस तरीके का सी प्रोग्राम बनाना है कि जिसके अंदर फंक्शन हो कौन से कैटेगरी का, कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न ए वैल्यू, वो टाइप का फंक्शन हो। उसका आपको एग्जांपल देना है तो आप इस तरीके से एग्जांपल लिख सकते हो जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि ये जो ए और बी का वैल्यू है वो हमने जो रीड करने का कोड लिखा है उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने प्रिंटफ का मैसेज लिखा है कि एडिशन ऑफ ए एंड बी, उसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू रीड फ्रॉम फंक्शन
इज इक्वल टू जो भी होगी वो, ठीक है। जो गेट वैल्यू फंक्शन की मदद से हम जो भी वैल्यू रीड करेंगे वो हमें वहां पर प्रिंट होके मिलेगी। सबको समझ में आ रहा है हमने क्या किया ये प्रोग्राम के अंदर? यस सर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली कंपाइलर हमें वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमारा फंक्शन कॉल कर दिया है पहले ही। उसके अंदर फंक्शन के अंदर भी अगेन हमने कुछ भी यूजर फ्रेंडली मैसेज को प्रिंट नहीं करवाया है। तो आओ क्या होगा, जैसे ही आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो गेट वैल्यू नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और उसके अंदर आपका स्कैनफ वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे कुछ ना कुछ, हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न का है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 23 वैल्यू एंटर करता हूँ और जैसे मैं एंटर करूँगा तो जो वैल्यू रीड की होगी वो रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से क्या हो जाएगी, जहाँ से गेट वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर वो वैल्यू चली जाएगी। तो हमारे केस में गेट वैल्यू का फंक्शन कहाँ से कॉल हुआ है, तो कि मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर गेट वैल्यू की जगह जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी और ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, तो कि आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और बाद में हम क्या करवाएंगे, आंसर नाम का वेरिएबल जो भी है उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो उसमें हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया तो हमें वहां पर वैल्यू मिल गई। और हमारा जो टास्क था कि हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना था कि जिसके अंदर हम फंक्शन जो है कि कैटेगरी क्या है कि वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ना हो फंक्शन के अंदर, लेकिन वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करता हो। ऐसे फंक्शन की कैटेगरी का आपको प्रोग्राम बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी एक और टेस्टिंग हम यहाँ पर करके देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है कि जो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और जहाँ पर आप फंक्शन को कॉल करते हो वहां पर आप इक्वल टू के बगैर क्या करते हो, डायरेक्टली इस तरीके से कॉल करते हो आपके फंक्शन को कि गेट वैल्यू, और आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपका प्रोग्राम है वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या किया था कि जो भी फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न करता था उसको हमने डायरेक्टली किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया था, ठीक है। यानी कि फंक्शन जो भी वैल्यू को आपकी रिटर्न करते थे वो वैल्यू हमने क्या की थी, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव की थी। फंक्शन ने रिटर्न की थी तो हमने रिसीव कहाँ पर किया था, वेरिएबल के अंदर। अगर आपका फंक्शन ऐसा है कि आप जो फंक्शन आपने कॉल किया है वो कोई वैल्यू को रिटर्न करता है लेकिन उस वैल्यू को आप रिसीव करने के लिए कोई भी वेरिएबल वहां पर प्रोवाइड नहीं करते हो तो क्या होगा वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लिया, हमने जो वैल्यू थी वो भी एंटर कर दी तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू हमने यहाँ पर यानी कि ये फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद जो भी अगर कोई भी कैलकुलेशन हुआ है आपका उसका कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि आंसर आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शन ने तो वैल्यू को रिटर्न कर दिया लेकिन आपने रिसीव करने के लिए कोई रखा नहीं है वहां पर। तो आपको ये चीज खास ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपका फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तो उसको रिसीव करने के लिए लेफ्ट साइड में कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, अगर सिर्फ प्रिंट करवाना है तो गेट वैल्यू नाम का फंक्शन डायरेक्टली आप कहाँ पर कॉल करवा पाओगे, यहाँ पर आंसर की जगह डायरेक्टली लिख सकते हो। उसको मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं उसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, फंक्शन कॉल कर देता हूँ प्रिंटफ के स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से मैं करवा सकता हूँ। क्यों करवा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो गेट वैल्यू नाम का फंक्शन है
और कौन सा टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है मेरे को, तो क्या इंटीजर टाइप की। और इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, सॉरी इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है कौन सा चाहिए, तो क्या %d, वो हमने यहाँ पर लगा रखा है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या होगा कि जो ये गेट वैल्यू फंक्शन कॉल होगा, तो वापस से कहाँ जाएंगे हम, गेट वैल्यू फंक्शन के अंदर जाएंगे, वहां से वैल्यू को रीड करेंगे, जो भी वैल्यू हमने रीड की है वो ये फंक्शन की जगह अवेलेबल हो जाएगी, और हमारा जो पूरा का पूरा प्रिंट का स्टेटमेंट है वो आउटपुट में प्रिंट होगा। तो इसको भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर आप फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर यूज करोगे तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हम इनपुट देंगे, फॉर एग्जांपल इस बार हम 54 एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करूंगा मैं, आपका जो फंक्शन का वैल्यू रिटर्न होगा वो प्रिंटफ में यहाँ पर आ जाएगा, और वो आपका स्टेटमेंट जो है प्रिंटफ का वो वहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो 4th नंबर की कैटेगरी है फंक्शन की, उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। 5th नंबर का कैटेगरी है जो कि लास्ट कैटेगरी है, आपके फंक्शन का जो भी यूनिट है उसके अंदर, यानी कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप 5 डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जो 5th कैटेगरी है उसका नाम है फंक्शंस that returns मल्टीपल वैल्यू। क्या करेगा आपका फंक्शन? मल्टीपल वैल्यू को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। अब तक जितने भी हमने फंक्शन देखे हैं उसमें क्या हो रहा था, रिटर्न टाइप तो था, लेकिन हम क्या करवा पाते थे वहां पर, कोई ना कोई एक ही वैल्यू को रिटर्न करवा पाते थे। जो 5th कैटेगरी है आपका वो कौन सा है कि फंक्शन दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। तो हमारा फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न किस तरीके से करवा पाएगा, ये चीज डिपेंडेंट है किसके ऊपर, तो कि जो हमारा नेक्स्ट यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर वाला। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन का कैटेगरी है उसको आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको पॉइंटर का इस्तेमाल वहां पर करना होगा। पॉइंटर की मदद से हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके का फंक्शन लिख पाएंगे कि जिसके अंदर हम एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5th कैटेगरी है उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको जब हम पॉइंटर का यूनिट डिस्कस करेंगे उसके साथ में ये वाला कैटेगरी वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए पॉइंटर क्या है, किस तरीके से काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी आपको पता नहीं है। तो ये जो 5th कैटेगरी है वो हम पॉइंटर वाला जो यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे, वहां पर इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इतना कि फंक्शंस जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, कोई भी फंक्शन आप ले लो सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये कोई भी फंक्शन होगा वो इन 5 कैटेगरी में से ही होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। आप कोई भी फंक्शन बना लो। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी कौन सा है, तो कि आपका फंक्शन है उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं है वहां पर। दूसरा कैटेगरी कौन सा है, तो कि आपके पास फंक्शन है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तीसरा क्या है कि उसके अंदर आपके फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट भी है और वो वैल्यू को भी रिटर्न कर रहा है, लेकिन कितनी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। उसके बाद का कैटेगरी क्या है कि आपके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। और लास्ट वाला कि आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी होगी, यानी कि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी होगी और वो एक से ज्यादा वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है। तो फंक्शन दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यू जो आपका 5th कैटेगरी का फंक्शन है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो अभी।
नो सर। ओके, तो ये जो आज का सेशन है वो हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। जो बाकी सर एक एक और घंटा घंटा है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक और घंटा जो अभी बचा हुआ है 3 से 4 का, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करना है, जिसका बाकी है उसको। अगर जिसका प्रोग्राम परफॉर्म हो गया है और उसका नोट डाउन भी हो गया है तो वो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कहीं पर भी कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे पूछ सकते हो। जिसका प्रोग्राम बनाना बाकी है वो सब लोग